पार्ट 2 में दोबारा से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक प्रोग्राम आप देख चुके हैं सुहेल अमान साहब के साथ, उसमें हमने जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया से क्यों आगे है कम से कम 10 साल, और ये गैप उनके लिए फिल करना बहुत ही मुश्किल है। और यही रीज़न है कि बजाय वॉर के वो अब पॉलिटिकल और डिफरेंट मेथड से पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। पार्ट 2 में हम जिक्र करते हैं। सुहेल साहब, ये बताइए कि इससे तो ये पता लगा है कि वॉर जो है बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए लड़नी। तो अब जो रीजनल स्टेज पे कई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान जो है, वेस्टर्न बॉर्डर पे आपने सीखे हुए लेसन ईस्टर्न पे अप्लाई किए, अभी पिछले प्रोग्राम में आपने हमें बताया था। तो वेस्टर्न बॉर्डर पे फिर बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है, अमेरिकन जो हैं वो वहां से जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं, हाउ डू यू सी इट? सबसे पहली बात, ये जो बड़ी आजकल एक चैमगोई है, अनसर्टेनिटी है, and I'm again not talking out of emotions. We are a very resilient nation. हम लोग 60,000 लोगों का शहादत के ओवर $100 बिलियन का नुकसान करा के, व्हाट हैपेंड टू इराक, व्हाट हैपेंड टू लीबिया, मिडिल ईस्ट का देखें, हमारे पास जो साजिशें हुई उससे कहीं बड़ी थी, एंड वी प्रिवेल्ड। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह की मदद थी। वी विल प्रिवेल द सिचुएशन आल्सो, और हम इसमें सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह की हमारी एक अच्छी समझ पॉलिटिकल एज वेल एज द मिलिट्री लेवल, इंशाल्लाह, ये मेरा बड़ा दिल से दुआ भी है और मुझे यकीन भी है। अब सब बात कर लेते हैं, ये है क्या? अमेरिका के लिए जो जब यूनिपोलर वर्ल्ड बने सोवियत यूनियन के बाद, तो ये समझना बहुत जरूरी था कि वो अपना कंडक्ट कैसे रखते हैं इनटू द होल वर्ल्ड। बहुत करना पड़ता है कि चाइना को और रशिया को एज अ राइवल ले लिए। हेनरी क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड हैं, कह रही हैं कि जब चाइना इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ती है तो दैट मेक्स इट ऑटोमेटिकली एन एडवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सोच अंदाज देखें। सो अगर वो चाइना को, हम 2007 में रॉयल कॉलेज में कोर्स कर रहे थे, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, 30% ऑफ आवर सिलेबस वाज कि जब चाइना राइज होगा इकोनॉमिकली तो पॉलिटिकली कैसे अपनी विल को एनफोर्स करेंगे। नाउ इफ दैट सेट, ये माइंडसेट एल्डर ब्रदर का और दुनिया में पीस लाने का नहीं है। दिस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, मतलब इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। सो यूएस का अफगानिस्तान से निकलना आफ्टर 20 years of what has happened, स्केपगोट जिसको मर्जी करते रहे वो, उनकी, हम लोग खुद मिलिट्री में रहे हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर जो है देवर दोस आर नॉट परफेक्ट। आई मीन, अब ड्रोन्स के साथ जंग तो नहीं जीत जाते हैं ना, या ये तो नहीं हो सकता कि आप एक वॉर करते पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ना लेके जाएं। टुडे द बिगेस्ट चैलेंज इज कि देयर इज नो पॉलिटिकल सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। ये नहीं पता कि गवर्नमेंट है वो स्टैंड कर सकेगी नहीं कर सकेगी, तो उन चीजों पर फोकस नहीं आता। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डायलेमा ये है कि द फिगर्स आर प्रीटी हाई। 2400 के करीब सोल्जर्स इनके जो है ना, 22,000 लोग इंजर्ड हुए, और ये $1 ट्रिलियन के करीब लगभग इनका नुकसान हुआ। व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड यू स्टिल कम आउट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज प्रॉब्लम। सो इसको बहुत एहतियात से पाकिस्तान के लिए, मेरा साथी ख्याल है, समझने की जरूरत है। एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी आने की जरूरत है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कहा कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनीबडीज वॉर्स। ना, वो हमने देख लिया कि जब हम किसी वॉर का हिस्सा बनते हैं तो एंड ऑफ तकरीबन 4.5 मिलियन हमारे पास रेफ्यूजीज आ गए, एंड आवर ओन डायनामिक्स वाज ऑल डिस्टर्ब। मैक्सिमम 1.5 मिलियन वापस गए, 3 मिलियन रेफ्यूजीज आर स्टिल हियर। सो विल हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके अंदर हम नॉन इंटरफेरेंस पे भरोसा करें। हम अफगान को एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट शेप करने दें, वट एवर दैट देयर कल्चर इज, जो भी है वो बनाए। और इसमें लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग घाना गए, घाना एक मुल्क है, डेमोक्रेसी है। तो जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट वन फिट सोल्यूशन फॉर एवरीबडी, कि जो
अमेरिका में डेमोक्रेसी है वही पाकिस्तान में, वही अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेसी है और छोटे छोटे कबीले, हम उन कबीलों में गए, सरदार डिसीजंस करते हैं, पीस, हेल्थ है, एजुकेशन है, और गवर्नमेंट उन सरदारों को उनके रीजन में पैसे दे देती है कि भाई आप अपने इलाके में मिनिस्टर करें। You don't want to call it democracy? It is democracy. But let Afghan have their own form of democracy. वो आपस में इस चीज को करते हैं, वो हमें देखने की जरूरत है, हमें फेयरफुल होने की जरूरत नहीं है। अफगान वैसे ऑन द लाइटर साइड, वो मैंने कंदूज की कल विजुअल्स कुछ देखी हैं, वो हथियार फेंक रही है फौज और वो उन्हें फारसी में कह रहे हैं गिरिया ना मिको नम, कि परेशान होने की कोई बात नहीं। तो उनकी डेमोक्रेसी तो वो गन से ही आगे नेगोशिएट कर रहे हैं। इसको भी देखते हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है वो कभी भी काबुल से रूल नहीं हुआ। 1920s की एंग्लो अफगान वॉर्स ले लें, सोवियत टाइम ले लें, ये 20 साल ले लें और 10 साल दरमियान ले लें। इशू उनके कल्चर को समझना है, वो ट्राइब्स के थ्रू, पेरिफेरीज के थ्रू रन करते हैं, तो लेट देम रन फ्रॉम दैट एंगल। और जहां तक तालिबान की इसकी आप बात कर रहे हैं, I've heard on television few of the interviews of Taliban who are talking of कि अमेरिका इंटरफेस की बजाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर हमसे बात करें और इनवाइट करें बाकी लोगों को आने के। They also had a lot of bloodshed. They would also like to sell down for the future generations to come in. तो मुझे एक fear है कि बस ये सब कुछ होगा तो एकदम तबाही मच जाएगी and the world will turn over. I think we should let process settle down from their side. Yes, there is a problem. Iraq exactly वो होता है जो कंदूज की आप बात कर रहे हैं। When you don't develop a military वर्दी से नहीं बनती है, मिलिट्री बनती है, मिलिट्री यहाँ से बनती है। तो जब अभी हम जैसे पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमें इंडिजिनाइजेशन की तकलीफें लेने के लिए, बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए, उसमें चीज जो दूर कर रही थी वो वर्दी और वो जो है या वो हमारी तनख्वाह नहीं थी, वो ये था कि अपने मुल्क को हमें सॉवरेन देखना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। जब ये चीज आ जाती है, और ये चीज अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता पैसों से। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू इराक, दिस व्हाट हैज हैपेंड टू दिस जो अफगान नेशनल फोर्सेस हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड and they're not motivated, so they will surrender and they will join hands. ये तो एक बिल्कुल राइट ऑन द वॉल है। तो क्विकली अगर मैं इसको खत्म करने से पहले अफगान मसले को क्विकली, आपको क्या लगता है कि अब इमीडिएट फ्यूचर क्या है? इमीडिएट फ्यूचर ये है कि अमेरिका अभी भी वहीं पे है। अच्छा। 20 साल के अंदर अभी भी देखिए सोच ही है कि हमें बेसिस मिल जाए और हम मारपीट करते रहे। माइंडसेट से निकल आए, वहां पे रहे। मारपीट अच्छा लफ्ज है। अब मारपीट है ना, हमने तो इसको आंखों से देखा है कि मारपीट है। इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। मिलिट्री सोल्यूशन है वो सोल्यूशन करना ये कि अब बैठे और दोनों पार्टीज को या जितने भी फैक्शन उनको बिठा लें। दोहा में देखिए फरवरी और सितंबर में जो बातचीत हुई वो सिर्फ ये था कि अफगान सॉइल यूज नहीं होगी। भाई अब बैठ के साथ एक गवर्नमेंट बनाए और उन्हें कहें कि अच्छा भाई तुम सारे बैठ जाओ, आपस में तुमने अफगानिस्तान को रन करना है। वी आर गोइंग, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ हु वन हु लॉस्ट, यू पीपल आल्सो सफर्ड, वी आल्सो सफर्ड। अब काम ये है, और उसमें अगर पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकता है और अगर वो चाहते हैं तो वो रोल हमें अदा करके उनकी एक अच्छी कोलिशन गवर्नमेंट बना देनी चाहिए और रिलेटिवली पीसफुल आना चाहिए। अगर हम वैक्यूम छोड़ के गए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक वैक्यूम छोड़ के चले जाते हैं और फिर वहां बिल्कुल एक अनार्की क्रिएट होती है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्यूजीज, और वो हम नहीं मैं कह रहा हूँ क्या पता वो चाहते हो कि वैक्यूम छोड़ के, ताकि अफगानिस्तान को कार्व करें और फिर उस जो पश्तून एक वीक लूज स्टेट्स हो उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट हो, ईरान पे हो, और चाइना का जो कंपाउंड है, उनका जो सहन है, उसमें गड़बड़ मची रहे। क्या पता वो चाहते ही हो ये कोई देर कुड हैव बीन अ मेथड इन द मैडनेस। आपका क्या ख्याल है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा, हो सकती है। नेशंस को ये नहीं करना चाहिए, एक सबक होना चाहिए और उसके हिसाब से गए। देखिए सेटल डाउन हो जाएगा। अफगानिस्तान इज नॉट गोइंग टू स्टे लाइक दिस बिकॉज हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
रिगार्डलेस किसी और कंट्री के लिए ये वैक्यूम फिल नहीं करने देना चाहिए. Now it's वेरी इंपॉर्टेंट. भले वो चाइना है, भले वो रशिया है, कुछ nobody will fill this vacuum. Let Afghan run their country with sovereignty, with independence. जो सब बाकी दुनिया रह रही है, भाई जरूरी तो नहीं है कि इनको इस वैक्यूम को किसी ने भरना ही भरना है, क्योंकि ये हो जाएगा. बिकॉज देखिए रशिया और चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज में 2008 या 2007 में सेटल कर लिए थे. सो नाउ दे सेटल. चूंकि अमेरिका दूसरी तरफ खड़े हो गए और जो पैसिफिक की वो एक ट्रीटी थी और बिजनेस, उससे भी अमेरिका वॉकआउट कर गए, जो इकोनॉमी थी उससे वॉकआउट कर गए. तो दे हैव बाय डिजाइन पुट रशिया एंड चाइना टुगेदर एंड दे बिकम. तो अब जब रशिया और चाइना को इन्होंने बिल्कुल इकट्ठे कर दिया है और एक तरह की वो एनिमोसिटी का एक माहौल है, उसको डाइल्यूट करने की जरूरत है. लेकिन अगर किसी सूरत में डिजास्टर सिचुएशन के अगर ये वैक्यूम जो अफगानिस्तान में आता है इसको एनी अदर फॉरेन कंट्री fulfills it, so we'll go back into the history of Soviet Union, we'll go back into the history. So इसलिए it's a time to let Afghan take their own course. May be bloody for some time, लेकिन ठीक हो जाएगा. This is my personal belief. अमेरिकन को तो समझ आनी चाहिए थी, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने बाय डिजाइन यहाँ हमारे पास से आए और निक्सन और मुलाकात हुई, और चाइना और अमेरिका का इकट्ठा होना ही जो है वो सोवियत यूनियन के डिमाइस का बायस बना. तो जो खुद किया था वही गलती अब अपने अगेंस्ट उन्होंने करवा ली है. बहरहाल वो कहते हैं दैट गोज अराउंड कम्स अराउंड. खैर बहरहाल वो है. अच्छा, लास्ट में हम आते हैं इंडिया पे कि अगर वैक्यूम कोई और फिल नहीं करेगा तो इंडिया तो करेगा ही ना, और फिर कश्मीर में भी चल रहा है. इस पे आप क्या कहते हैं, ताकि फिर हम इंडिया पे कश्मीर पे भी थोड़ी सी बात करते हैं. बिल्कुल ठीक है. देखिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, उन्होंने स्पेशली मोदी के टाइम में बहुत ज्यादा जो है ना एडवर्सिटी को लिया है. जब तरह की लीडरशिप के अंदर रिवेंज और एडवर्सिटी और जुल्म की बातें स्टार्ट हो जाए, शोज पुअर विजडम. लेकिन ऐसा नहीं होता कि चीजें लास्ट करती है फॉर लॉन्ग टाइम. इंडिया को गालिबा 17 काउंसलेट्स हैं, बनाने की क्या जरूरत है अफगानिस्तान में? आपको छेड़ने के लिए जी. सो उनके दिमाग में यही है कि अफगानिस्तान को किसी तरह डिस्टेबलाइज रखो और जो है पाकिस्तान के साथ उनकी एनिमोसिटी बढ़ाएं. और यही हमारे फॉरेन ऑफिस का कमाल होगा कि उस चीज को डाइल्यूट करें. और इंडियन, देखिए इंडियंस ने अपने कोई सोल्जर वहां नहीं भेजे अफगानिस्तान, because they understood कि सोल्जर्स भेजेंगे तो उनके साथ क्या होगा. What they did was put cronies there, put the consulates, वहां जाके साजिशें करें और मुसलमानों के पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्लान्स बनाते हैं. राइटिंग ऑन द वॉल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. कश्मीर का जो है वो दैट्स एन एथिकल इशू, that is an issue for the international community to look at. बट मैं इसमें बहुत डिबेट हो चुकी है. मैं बहुत सिंपली एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन की पॉलिसीज होती है ना, आप जितना यूनाइटेड नेशन में अच्छी तकरीर करें, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया, हमारी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है, हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए. बट आई वांट टू से वन थिंग, जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं या कोई बात करने बैठते हैं, इट हैज टू बी फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. पोजीशन ऑफ वीकनेस आप अपनी बात नहीं बनाते हैं. नाउ इट इज फॉर अस एज अ कंट्री टू रियलाइज कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे किस तरह हैं on a Kashmir job, and it can happen. There can be many strategies to look at it, and there can be many ways to influence it. I mean, India can itself इस वक्त 18 separatist movements चल रही हैं. What is इसके बारे में हमको इतना समझते हैं. अब एयरफोर्स के बारे में तो हमने बात कर ली उनकी, ठीक है. उनकी देखिए इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस होने के बावजूद they can't go eye to eye balls with us. नहीं हो सकता, ठीक है. Economically, yes, we are struggling with the whole thing, but then there is a very big baggage. लोग भूल जाते हैं पाकिस्तान के बारे में. ये वाली जंग चल गई हमारे ऊपर. हमारे $100 बिलियन कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो हुआ ना हमारे लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइव थ्रू इट. सो honestly we are very proud to be Pakistanis. हमारे साथ बहुत मुश्किल हालात हुए, तो हो जाएगा इंशाल्लाह. इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो जाएंगे. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. अफगानिस्तान में हम इंडिया को तो वो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना ये
मैग्नेट की तरह का एक इशू है। अब देखें जो तैयब उर्दगान ने पेश किया है वो उधर काबुल एयरपोर्ट को करने का, तो जी अगर हम वो कर लेते हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो फिर हम हमारे हो ही जाएंगे ना काबुल में किसी तरह से, पाकिस्तान के भी। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसका हम बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हैं, व्हाटएवर हैज बीन हैपनिंग टू द फोर्सेस व्हिच हैव कम इन, अनलेस वी अंडर अ यूनाइटेड नेशंस एजेंडा, नंबर वन, एंड सेकेंडली एग्रीड अफगान्स उस वक्त तक तालिबान ने तो मना कर दिया उसको, जो सबसे बड़ा फैक्शन है उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। नहीं करना चाहिए। यही इशू है। देखिए ताहिर भाई, हम लोग ये समझते हैं, इवन समटाइम्स वी थिंक वी कैन फिक्स अफगानिस्तान, और हम इसमें वो रिलीजियस बॉन्ड ले आते हैं, हम साइगी ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं। माय पॉइंट इज डिफरेंट कि मैं आपके घर में आपको आके नहीं बता सकता कि आपने अपना घर कैसे चलाना है। इट्स बिल्कुल योर, ठीक है। यू रन योर होम एंड लेट देम कैरी ऑन। व्हाई डू वी फियर कि सब कुछ तबाह हो जाएगा? अच्छा, इंडिया पे दोबारा से हम आते हैं। ये बताइए कि ये इम्पास जो चल रहा है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो स्कूल का हमारा ज़माना था, आपका वो पीएफ कॉलेज का अर्ली ज़माना और हमारा एयरबेस का ज़माना जो है, हम इंडियन फिल्में भी कभी कभार देख लिया करते थे, लाहौर जाके वो टीवी पे आती थी, वो तकरीबन उर्दू की फिल्में होती थी। लेकिन अब जो इंडियन फिल्में आती हैं वो समझ ही नहीं आती, उसमें उन्होंने इतनी संस्कृत संस्कृत डाल दी है हिंदुत्व की वजह से। तो इन चंद सालों में मोदी के आने के बाद जो एक कॉमन हिस्ट्री थी, वो तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल रौंद के फेंक दी गई है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, I don't believe that we had a common ground. अगर common ground हमारा होता, सिर्फ ड्रेस और शक्ल मिलने से आपके कॉमन ड्रेसेस, कॉमन ग्राउंड्स नहीं होते, फिर कायद आज़म कभी भी इंडिपेंडेंट टू नेशन थ्योरी ना करते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, आज ये कश्मीर के हालात की वजह से भी क्लियर हो गया, जो लोग कभी टू नेशन थ्योरी पे बात करते थे, वी different nations in the same geographic location. जी, हम लोग हमें पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया में। व्हाट इज दिस? वो इस तरह खुद के बैठ के बात कर सकते हैं क्या? उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मर्जी है, वो सब्जुगेटेड है, इसमें तो कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा कैच है, और इंडियंस बड़े सॉफ्ट तरीके से बात कहते हैं कि वी कुड हैव बीन अ ग्रेट नेशन बीइंग टुगेदर। नो, वी वुडंट हैव बीन, वी वुड हैव बीन सब्जुगेटेड, एंड वी अंडरस्टैंड। सो इसलिए उनका जो हिंदुत्व की तरफ जो अब वो उनका रुझान है, इज डेंजरस। एंड the nations and the generations to more confrontation than हमें क्यों हम यूरोप का मॉडल नहीं अपना लेते? क्यों? बिल्कुल। लेकिन जर्मनी का जो इतना बड़ा इशू हुआ था, एंड ऑफ द डे दे they said economic growth is something which is common, so let's go on the economic growth, let's live peacefully. अच्छा, अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये कश्मीर का आ जाता है। मुझे पता है कि जाहिर है सवाल बड़ा प्रीपॉस्चुअस तो नहीं कहना चाहिए, बट मुझे पता है कि आप नजूमी नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक कि आगे कश्मीर का क्या सलूशन हो सकता है? आज इस ये जो अभी कॉन्फ्रेंस वो वाली ऑल पार्टीज करके वो जो सूबों को दोबारा से, तो वो तो एक और लेयर लगता है कि जैसे ऊपर ग्लेज करने लगे हैं उसको, या कर रहे हैं। I can't give you time frame. I can't give you solution. It depends what strategy do we adopt. I'm only saying one thing. There are direct strategies, there are indirect strategies. That we should go into the position of strength to speak to Indians about Kashmir. We can't speak to them from the position of weakness. राइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। गुफ्तगू ऐसी है कि वो हम टाइम को आगे चलाते जाते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू कभी करेंगे। अब हम इजाज़त लेते हैं, और इसके साथ ही आज का ये सेकंड किस्त भी हम ख़त्म करते हैं। दोबारा कभी फिर हम इनके साथ प्रोग्राम करेंगे। बड़ा मैं इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मेरी आपसे वो उधर पीएफ कॉलेज में उस ज़माने में मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो ऑन दैट नोट इट्स गुड बाय, और प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल Thank you very आइकन। much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।